एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि अभी जो पिछले 1 घंटे में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में टेस्ट हुआ है, वो टेस्ट नंबर 10वां था। हमने उसके यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल के टॉपिक से लिया है, जिसमें 50 प्रश्न आए हुए थे। हमारा ये राउंड पहला टेस्ट सीरीज चल रहा है, इसके बाद मेगा टेस्ट सीरीज भी चलेगा। ठीक है, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए उसको। मैं आनंद कुमार साहब आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस टेस्ट सीरीज में। ये टेस्ट सीरीज पूरी तरीके से फ्री है। ठीक है, सीजी सेट 2026 लाइफ साइंस को ध्यान में रखते हुए हमने ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम आनंद कुमार साव है और ये मेरा मोबाइल नंबर है। यदि आपको नेट सेट गेट के बारे में किसी प्रकार का कोई जानकारी चाहिए, कहीं पर कन्फ्यूजन है, तो हमको फोन कर सकते हैं। ये मेरा यूट्यूब का QR कोड है। जब गूगल लेंस में आप इसको स्कैन करके हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को दबा करके हर समय हर नया नोटिफिकेशन आप पहले पा सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है, इसको भी गूगल लेंस से आप स्कैन करके जुड़ जाएं। ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का QR कोड है। व्हाट्सएप के राइट साइड के ऊपर में जो कॉर्नर पे कैमरा होता है, वहां पर आप उसको स्कैन करके जुड़ सकते हैं। तीनों ही ग्रुप हमारे सभी लाइफ साइंस के बच्चों के लिए बनाया गया है। सभी बच्चे वही उसी सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। सभी चीजें, सभी बातें लाइफ साइंस से जुड़ी हुई रहती हैं। ठीक, तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए, आज हमारा जो यूनिट नंबर 10 था इकोलॉजिकल प्रिंसिपल, टोटल प्रश्न आए थे 50। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का था। कुल मिला के 100 नंबर थे। समय 1 घंटे का था। आपको जब एग्जाम देना है तो ईमानदारी से एग्जाम देना है। 1 घंटे के अंदर ही बनाना है। अगर 1 घंटे से ज्यादा लगाते हो तो ये आपको एग्जाम में आपको ही तकलीफ दे होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिट 10 इकोलॉजिकल प्रिंसिपल। जो पहला प्रश्न आया हुआ था, प्रश्न ये था कि which of the following equation correctly represents the exponential growth मॉडल ऑफ पॉपुलेशन। भाई पॉपुलेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ पॉपुलेशन। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉपुलेशन मतलब होता है जो लगातार ग्रोथ करते रहते हैं, जे शेप का कर्व बनता है उसका। ठीक, जे शेप का कर्व बनता है। अगर कर्व बनाओ तो ऐसे बनता है। ठीक, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व कहते हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो होता है dn/dt = Rn। ठीक, ये पहला उत्तर। सेकंड उत्तर किसका था, dn/dt बराबर Rn k-n/k। ये लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का था। ठीक है, ये किसका था, लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का था। और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का जो कर्व बनता है वो सिग्मोइडल शेप बनता है ऐसे। ठीक, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था ये, और ये लॉजिस्टिक ग्रोथ था। चलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। चलिए अब मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 2 पे। आप लोग एक्सप्लेन को पूरा सुनिएगा ताकि और भी एक्स्ट्रा जानकारी इसमें दी जाती है। अगला है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन स्पीसीज दैट ए पार्टिकुलर इन्वायरमेंट कैन सस्टेन इनडेफिनिटली इज नोन एज द। किसी दिए गए वातावरण में यदि कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है और भी लगातार ग्रो कर रही है, मतलब किसी एरिया में बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो उस जगह की ये क्या कहलाती है, जिस जगह में कोई पॉपुलेशन ग्रो कर रही है तो उस जगह की क्या कहलाती है, वो कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी जगह की एक निश्चित कैरिंग कैपेसिटी होती है और उतना लोगों को ही वहां पर पालन पोषण कर पाती है। उससे ज्यादा होते हैं तो फिर उनको पालन पोषण नहीं कर पाती है। अगर एक्स्ट्रा होंगे तो वो मारे जाएंगे। केवल जितना रखने की ताकत है किसी एरिया में, जितना पाल पाने की ताकत है, पालने की ताकत है उस एरिया की, उतना ही पाल पाएगी वो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ए पॉपुलेशन showing a stable age pyramid with equal number of young and middle aged individual is likely to experience which type of growth। क्या बोल रहे हैं, एक पॉपुलेशन दिया गया है और पॉपुलेशन में जो यंग एज है, अभी जन्मे हुए बच्चे हैं, और जो मिडिल एज हैं, जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, उन दोनों की संख्या लगभग बराबर है। तो इस प्रकार का पॉपुलेशन ग्रोथ क्या कहलाता है, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर कंडीशन समझिए। पहला वाला देखिए, ये मिडिल एज वाले हैं, मतलब जो बच्चे पैदा कर रहे हैं। ठीक, सेक्सुअल एज है ये। तो ये वाले क्या कर रहे हैं, आप जस्ट एग्जांपल समझिएगा आप लोग कि ये वाले क्या कर रहे हैं, हम दो
और हमारे 4, मतलब वो 2 लोग हैं और 4 बच्चे पैदा करें, तो भाई जो न्यू बोर्न वाले होंगे, नीचे वाला न्यू बोर्न होगा, यंग वाले होंगे, ये यंग वाले, सबसे ऊपर में ओल्ड एज होते हैं, ठीक, ओल्ड एज होते हैं। तो यहां पर जो बोल रहा है कि मिडिल एज वालों का क्या कहना है कि हम 2 हैं लेकिन हमारे 4 हैं, तो भाई पॉपुलेशन तो बढ़ते जाएगा, उसको रैपिड ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ कहा जाता है, ठीक, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी कहा जाता है इसको। अगला है, अगला कर्व क्या कहता है देखिए, तो हम 2 हमारे 3, थोड़ा सा बढ़ रहा है बस, हम 2 हैं लेकिन हमारे 3 बच्चे होंगे, तो एक एक बढ़ रहे हैं बस, तो ये स्लो ग्रोथ, ठीक, स्लो ग्रोथ कर्व है, ये हो गया। अगला तीसरा नंबर देख लीजिए, ये हम 2 हमारे 2 बराबर है, तो मिडिल एज और यंग एज दोनों बराबर हैं, इसको बोलते हैं जीरो ग्रोथ कर्व, ठीक। और अगला वाला क्या देखिए ध्यान से, हम 2 हमारे 1, यहां पर पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होते जा रहा है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ वाले हैं, ठीक। पहले वाले को एक्सपोनेंशियल भी कहते हो, मैं नहीं लिख रहा हूं, चलिए। और ये जीरो ग्रोथ वाला अभी पूछा, ये था हमको, ठीक है, देख लीजिए, जहां पर यंग एज और मिडिल एज दोनों की संख्या कैसी हो, इक्वल हो, बोल रहे बराबर हो, बराबर हो, तो क्या कहलाएगा वो, जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इन अ डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर प्ले ए मेजर रोल, कि डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन, डेंसिटी डिपेंडेंट मतलब कोई एनिमल बढ़ रहा है तो दूसरा घटेंगे, जैसे किसी जंगल में टाइगर की संख्या बढ़ रही है तो हिरन कम हो जाएंगे, क्योंकि टाइगर सब हिरन को खा देंगे, तो इसको डेंसिटी डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक। तो ऐसा कहां पे देख लीजिए, पहला वाला वोल्केनिक इरप्शन बोल रहा है, भाई यदि ज्वालामुखी कहीं पर फटेगी तो सब मरेंगे, हिरन और टाइगर सब मरेंगे। सीवियर फॉरेस्ट फायर, किसी जंगल में आग लगी तो भी दोनों मरेंगे। लास्ट वाला फ्लैश फ्लड, अचानक बहुत ज्यादा बाढ़ हो गया, सब बह जाएंगे, बचा क्या फिर, बचा ये कंपटीशन फॉर रिसोर्स, किसी भोजन के लिए लड़ाई झगड़ा होगा तो जो ताकतवर होगा उसकी संख्या ग्रो करेगी, तो जो कमजोर वाले होंगे मारे जाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, डेंसिटी डिपेंडेंट पॉपुलेशन रेगुलेशन। किसी एक पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ेगी तो दूसरी वाली क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस जगह की पालने की क्षमता निश्चित है, जिसको आप कैरिंग कैपेसिटी कहते थे, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एन आर सिलेक्टेड स्पीसीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लाइक हिस्ट्री, आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन क्या किसको कहते हैं, देखिए इनकी साइज बहुत छोटी छोटी होती है, ये बहुत ज्यादा पैदा होते हैं लेकिन शुरू में ही बहुत मर जाते हैं, क्योंकि इनकी पेरेंटल केयर अच्छे से नहीं हो पाती है, इनके माता पिता इनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं, इनका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होता है, ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं लेकिन बच नहीं पाते हैं, मैक्सिमम मारे जाते हैं, शुरू में ही मारे जाते हैं। तो देख लीजिए 5वां नंबर का क्या हो जाएगा फिर, ऑप्शन सी, अर्ली मैच्योरेशन, भाई जो मैच्योरेशन करना है, जो परिपक्व होना है, जिनको मैच्योर होना है, पैदा होते ही मैच्योर हो जाते हैं, एंड मैनी स्मॉल ऑफ स्प्रिंग, और इनकी जो आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन होते हैं ना, अधिकतर ये छोटे साइज वाले होते हैं, जैसे अमीबा पैरामेसियम मान लीजिए, ये सब छोटे साइज वाले हैं, ये सब आर सिलेक्टेड पॉपुलेशन होते हैं, ठीक। दूसरा पॉपुलेशन होता है के सिलेक्टेड पॉपुलेशन, बड़े बॉडी साइज वाले होते हैं, धीमी गति से ग्रोथ करते हैं, इनका मैच्योरेशन बाद में होता है, जैसे हमारे इंसान की बात कर लीजिए, छोटा बच्चा पैदा हुआ इंसान का, बड़ा होते गया और बाद में मैच्योर होगा 20-22 साल के बाद, जबकि पैरामेसियम पैदा होते ही मैच्योर है, ठीक है ना, उनकी साइज छोटी होती है, केस सिलेक्टेड वाले की साइज बड़ी होती है, और केस सिलेक्टेड वाले पॉपुलेशन में मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बहुत कम होता है, याद रखना, बाद में मरते हैं वो, जबकि आर सिलेक्टेड शुरू में मर जाते हैं। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, ए टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व इज टिपिकल ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट, टाइप 1 सर्वाइवरशिप कर्व किसमें पाई जाती है भाई, देख लीजिए, यहां ध्यान से देखिएगा, डायग्राम दिखा रहा हूं मैं आपको, ये सर्वाइवरशिप कर्व है, 3 प्रकार के सर्वाइवरशिप कर्व होते हैं, मैं ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन बस इतना बताऊंगा कि सर्वाइवरशिप कर्व क्या होता है, कि जब कोई ऑर्गेनिज्म पैदा होता है, पैदा होने से लेकर के मरते तक उस पॉपुलेशन में क्या घटना घटी, तो टाइप 1
टाइप 1 का जो कर्व दिख रहा है ये ऊपर है, ठीक, ये ऊपर वाला इंसान उसी में आते हैं भाई, टाइप 1 सर्वाइवल कर्व में, ठीक। टाइप 1 को किस नाम से जानते हैं? हाईली कन्वेक्स कर्व के नाम से जानते हैं इसको हाईली कन्वेक्स कर्व, ऐसा मुड़ा है ना, ऐसा हाईली कन्वेक्स कर्व। दूसरा टाइप 2 डायगोनल कर्व के नाम से जानते हैं इसको, डायगोनल कर्व के नाम से जानते हैं। ये फिर और भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रकार ये होता है कि सिग्मोइडल कर्व ऐसे होता है, ये किसका होता है? ये सिग्मोइडल कर्व होता है ना, ये सिग्मोइडल कर्व किसका होता है? कैट, डॉग, रैट, इन सब का होता है, कैट, डॉग, रैट, ठीक है। और एक कर्व यहां पर देखने को मिलता है हमको भाई, स्टेयर स्टेप कर्व, सीढ़ीनुमा, ऐसे ऐसे। ये होलो मेटाबोलस इंसेक्ट का होता है, किसका होता है? होलो मेटाबोलस इंसेक्ट किसको कहते हो जी? जिनमें लार्वा पूरी तरीके से बदल जाता है और एडल्ट बनाता है, वयस्क बनाता है। जैसे तितलियों को देख लीजिए, रेशम के कीड़े को देख लीजिए, है ना, ये इनको, ये किसका होता है? ऐसे बोलने पर इस कर्व को क्या बोलते हैं? स्टेयर स्टेप टाइप कर्व। अभी बोला था स्टेयर स्टेप, स्टेयर स्टेप कर्व। चलिए, और टाइप 3 जो होता है, टाइप 3 को हाईली कन्वेक्स कर्व के नाम से, कनकेव कर्व के नाम से जानते हैं। कनकेव मतलब ऐसे धंसा हुआ, ये हाईली कनकेव कर्व। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा उसके हिसाब से उत्तर क्या होगा, देख लीजिए। क्वेश्चन पूछा है हमको कि टाइप 1 सर्वाइवल कर्व क्या कहना चाहता है, टाइप 1 की बात कर रहे हैं, ऊपर वाला देखो। तो मृत्यु दर शुरू में कम होती है, ये उम्र के आखिरी आखिरी में मरते हैं ज्यादा, ठीक है। इंसान के जो बच्चे पैदा होते हैं शुरू में बहुत कम मरते हैं, 100 में से 1-2 मरे तो ठीक है, नहीं तो नहीं भी मरते हैं। लेकिन उम्र जब पूरा हो जाती है, 75-80 साल हो जाते हैं, फिर सब मरने लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब इसमें पेरेंटल केयर बहुत जबरदस्त होता है, माता पिता के द्वारा बच्चों की देखभाल बहुत बेहतर की जाती है, इसलिए नहीं मरते हैं। तो देख लीजिए उत्तर क्या होगा हम लोगों का, छठवां का सी, हैव लो मोर्टेलिटी रेट अर्ली इन लाइफ, जीवन के शुरू में कम मरते हैं ये, एंड हाई मोर्टेलिटी ओल्डर इन लाइफ, जब बूढ़े हो जाते हैं तो मर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता हूं। द स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्लूडिंग देयर साइज, कंपोजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि इंसान की साइज क्या है, किस प्रकार के इंसान है, कंपोजिशन कैसा है उनका, और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उसके हिसाब से जब उसको स्टडी करते हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? उसको डेमोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? डेमोग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या हो गया बी, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। व्हाट डज के रिप्रेजेंट इन द लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन? अभी बोला था डी एन अपन डी टी, आर एन के माइनस एन अपन के, ये फार्मूला जो था हम लोगों का, ये लॉजिस्टिक ग्रोथ का था। यहाँ पर के का क्या मतलब है? के का मतलब होता है केयरिंग कैपेसिटी, किसी भी जगह की अधिकतम कितने लोगों को पाल सकता है उसकी क्षमता। अगला, when two different species compete for the exact same limiting resources and one drives the other to extinction, it illustrates कि यदि किसी भोजन के लिए एक भोजन के लिए दो ऑर्गेनिज्म लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ये पहला ए ऑर्गेनिज्म, दूसरा बी, दोनों एक ही भोजन पे अपना फोकस कर रहे हैं, तो जो ताकतवर होगा वो कमजोर को हटा देगा, मार देगा, निकाल देगा, भगा देगा। तो मान लीजिए बी ताकतवर है, तो यहाँ से ए को भागना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, तो जगह छोड़ के भागना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, उसको क्या बोलते हो? कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल दिया गया था इसका नाम क्या था? कॉम्पिटेटिव एक्सक्लूजन, पूरी तरीके से किसी एक प्रजाति को वहां से भगा देना या मार देना, ऐसा प्रिंसिपल। कब मारेंगे ऐसे? जब उनका भोजन एक हो, एक ही भोजन के लिए तो झगड़ा होगा, अगर भोजन ही अलग अलग हो जाए तो झगड़ा किस बात का फिर, ठीक है। और जब भोजन अलग अलग बदल देते हैं ये लोग तो उसको कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम लोग। चलिए, कभी पढ़ोगे तो इसको पढ़ना बढ़िया से आप। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यूनिफॉर्म डिस्पर्सन पैटर्न इन अ पॉपुलेशन इज मोस्ट कॉमनली ए रिजल्ट ऑफ, किसी भी पॉपुलेशन में उनके जो बंदे होंगे, ऑर्गेनिज्म होंगे, वो एक तरीके से इस प्रकार से अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, एक ही जगह पे नहीं मिलेंगे।
क्यों? एक ही जगह पे मिलेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि प्रजाति एक ही है, एक ही स्पीसीज है, खाना पीना सेम हो जाएगा, तो लड़ेंगे झगड़ेंगे मरेंगे, इसलिए वो अलग अलग अपना एरिया बना के रखते हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्पर्सन पैटर्न किसी पॉपुलेशन का। ऐसा क्यों हुआ, किसकी वजह से ये रिजल्ट आया कि इस स्पीसीज के जो पॉपुलेशन है अलग अलग जगह पे ग्रुप ग्रुप बना करके रह रहे हैं। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उनमें टेरिटोरियल बिहेवियर था, अपनी एक एरिया को बचा के रखते थे, वो दूसरे को आने नहीं देते थे। ठीक, या ऐसे हम बोलूँ मैं, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हुआ था, आपस में एक ही भोजन के लिए लड़ाई झगड़ा हो रहे थे, एक दूसरे से दूरी बनाकर निश्चित दूरी में अपने एरिया को घेर करके, निश्चित एरिया को मान करके कि ये एरिया मेरा है, ये बना करके वो लोग रखते हैं। इसको क्या बोलते हो, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन, या अपना टेरिटरी बना के रखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 11, द स्पीसीज दैट हैज ए disproportionately large effect on its community relative to its abundance is called a। क्या बोल रहा है कि कोई एक ऐसा स्पीसीज है जिसका इंपैक्ट या जिसका इफेक्ट किसी कम्युनिटी पर बहुत ज्यादा पड़ता है, उसकी एबंडेंस के आधार पर देखा जाए, वो अगर ज्यादा है तो बहुत बेहतर तरीके से किसी कम्युनिटी पे अपना असर डालेगा, बेहतर असर डालेगा। अगर उनकी संख्या कम हो रही है तो पूरी कम्युनिटी बर्बाद हो सकती है। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं कीस्टोन स्पीसीज। कीस्टोन स्पीसीज पूरे कम्युनिटी को क्या करती है, बना करके स्टेबल करके रखती है। तो इनकी एबंडेंस पे डिपेंड करता है, ज्यादा है तो वो इकोसिस्टम या कम्युनिटी बहुत बेहतर चलेगा, अगर वो कम है तो पूरा कम्युनिटी तहस नहस हो जाएगा। ठीक है, तो उस प्रजाति को क्या कहते हो आप, कीस्टोन स्पीसीज। जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में फिग प्लांट जो होते हैं, ठीक है ना, जो एक प्रकार का पीपल के जैसे फल बनाने वाले प्लांट वो हैं, तो सभी प्रकार की चिड़िया वहां पर ग्रो करती हैं। फिर अगर चिड़िया ग्रो कर रहे हैं तो फिर बाकी सब इधर क्या बोलना चाहिए, सीड का डिस्पर्सन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज that develop in an area where no soil initially existed such as cooled lava flow। कहने का मतलब ये है कि कोई एक एरिया है जहां पर एक बहुत पहले कभी ज्वालामुखी आया था, तो पूरे गर्म लावा फैला हुआ था, लेकिन बहुत समय बाद वो लावा ठंडा हो चुका है और वहां पर अभी कोई ऑर्गेनिज्म जीवित नहीं है, कोई पेड़ पौधा नहीं है। वहां पर अब क्या होने वाला है, वहां पर एक कम्युनिटी डेवलप होने वाला है, तो उसको मैं किस प्रकार का सक्सेशन कहूंगा। देख लीजिए, ये बैरन रॉक दिख रहा है, ये कुछ नहीं था ऑर्गेनिज्म, फिर धीरे धीरे लाइकेंस आए, फिर धीरे धीरे ग्रो होते गया, देखिए ये पूरा जंगल बन गया। इसको बोलते हैं प्राइमरी सक्सेशन, जब पहली बार किसी जगह पर सक्सेशन होता है। अगर मैं बोलूं इस जंगल में फिर आग लग गई, देखो आग लग गई, जल गया, फिर खाली हो गया, फिर बन गया, जंगल में आग लगने के बाद ये खराब हो गया, फिर वहां पर बन गया, तो क्योंकि वहां पर ऑर्गेनिक मैटर बन चुके हैं तो सेकंड बार हो रहा है, तो उसको सेकेंडरी सक्सेशन बोलूंगा। लेकिन मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बैरन रॉक था, अनुपजाऊ था पहले, वहां से जब जंगल बन रहा है तो उसको क्या बोलूंगा, प्राइमरी सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर मेरा क्या हो जाएगा, 12, 12 का आंसर हो जाएगा सी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, द स्पेसिफिक फिजिकल स्पेस एंड इकोलॉजिकल रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई विद इन एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज। किसी भी एक इकोसिस्टम में कोई ऑर्गेनिज्म जिस जगह पे रहता है और इस जगह पे रह के जो बेहतर काम करता है, जगह पे रहना मतलब उसका फिजिकल स्पेस हो गया जहां पे रहता है, और रोल क्या हो गया, क्या काम करता है उसका काम। ठीक, ये दोनों जब मिलाते हो तो उसको क्या कहते हो आप, उसको कहते हो नीश, इकोलॉजिकल नीश। ठीक भाई, हैबिटेट क्या होता है फिर, हैबिटेट जो होता है केवल फिजिकल स्पेस। ठीक, आप जहां रहते हो, जिस घर में रहते हो आपका फिजिकल स्पेस हो गया, लेकिन उस घर में रह के जो काम करते हो दैट इज इकोलॉजिकल नीश। आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता उस काम को, तो अपने जगह पे रह करके बेहतर अपना काम को अगर मैं बात करूं तो इकोलॉजिकल नीश कहलाता है। बायोम क्या है, पृथ्वी का वह एरिया जहां जहां जीवन संभव है। इकोटोन क्या है कि दो अलग अलग कम्युनिटी जहां पर मिलती हैं, जैसे जंगल और घास का मैदान जहां पर मिक्स हो रही है, इकोटोन है। समुद्र का पानी, नदियों का पानी जब समुद्र में जा रहा है, ये समुद्र था, नदियों का पानी आ रहा है, देखिए जहां मिल रहा है वो इकोटोन है, इसको ईश्वरी के नाम से जानते हो आप।
इस्चुरी के नाम से जानते हो। ठीक, चलिए भाई आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। When two species interact in a way that benefit one species while the other is neither helped nor harmed। दो प्रजातियां आपस में मिलती हैं, दोनों प्रजाति में से एक को क्या होता है बेनिफिट, और एक को ना तो बेनिफिट होता है मतलब मदद होता है, ना ही कोई घाटा होता है। द रिलेशनशिप इज कॉल्ड, इस संबंध को मैं क्या बोलूंगा, देख लीजिए। स्पीसीज इंटरेक्शन चार्ट, एक चार्ट बना दिया गया, जूम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके कॉपी में नहीं लिखे हो तो नोट जरूर करिएगा। अभी मैं एग्जांपल नहीं बताऊंगा यहाँ पर आपको, क्योंकि मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 दोनों को यदि फायदा होता है तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। एक को फायदा होता है और एक को ना फायदा ना घाटा होता है, देख लीजिए, उसको कॉमनसेलिज्म कहते हैं। एक को फायदा होता है, दूसरे को घाटा होता है, उसको पैरासिटिज्म कहते हैं। एक को ना तो फायदा होता है ना तो घाटा होता है, लेकिन दूसरे को घाटा होता है, उसको अमेंसलिज्म कहते हैं। जब दोनों का घाटा हो, हार्म हो, उसको कंपटीशन कहते हैं। एक को फायदा हो रहा है एक को घाटा हो रहा है, उसको प्रीडेशन कहते हैं। याद रखना, पैरासिटिज्म में भी यही है, पैरासिटिज्म भी वही है और प्रीडेशन भी वही है। उदाहरण बताऊंगा, लेट होगा, इसलिए मैं केवल आपको डायग्राम दिखा रहा हूं। दोनों को जब दो स्पीसीज आसपास है, दोनों को ना तो घाटा हो रहा है ना तो फायदा हो रहा है, न्यूट्रलिज्म कहते हैं। एक को फायदा हो रहा है एक को घाटा हो रहा है, तो उसको हर्बीवोरी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? हर्बीवोरी कहते हैं। ऐसा एक और है, एक फायदा एक घाटा, देख लीजिए, ये प्रीडेशन। एक और है पैरासिटिज्म। ठीक, चलिए एक और देख लेते हैं। एक को फायदा हो रहा है दूसरे को घाटा हो रहा है, पैरासिटोडिज्म। ठीक, पैरासाइटोडिज्म, ये पैरासिटोइड होता है, कभी पढ़ोगे टॉपिक में तो पढ़ना है इसको। तो ये चारों में सेम है, देख लेना। लेकिन हमको पूछा क्या है कि एक को क्या हो रहा हो, बेनिफिट हो रहा हो, एक को बेनिफिट और दूसरे को ना तो बेनिफिट और ना तो हार्म। तो देख लीजिए, म्यूचुअलिज्म में क्या होता था, दोनों को फायदा होता था, ये म्यूचुअलिज्म में। ठीक, और दूसरा पैरासिटिज्म में एक को, यहाँ पर दोनों को फायदा होता था। पैरासिटिज्म में एक फायदा एक घाटा होता था। कॉमनसेलिज्म में क्या, एक फायदा और एक को ना फायदा ना घाटा होता था। एमेंसलिज्म में एक को घाटा, एक ना फायदा ना घाटा होता था, देख लीजिए। ठीक है, ये एमेंसलिज्म था। तो हमारा उत्तर क्या हो गया भाई, इसके हिसाब से 14 का हो जाएगा सी, कॉमनसेलिज्म। याद करिएगा, कॉपी में उतारिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट moderate level of disturbance promote higher species diversity than low या हाई लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस। बोल रहा है कि यदि डिस्टर्बेंस की लेवल की बात करूं मैं, डिस्टर्बेंस यहां पर लो है, यहां पर मिडिल है, मॉडरेट, मॉडरेट मतलब मिडिल, मॉडरेट कर दे रहा हूं, और यहां पर हाई है। तो बोल रहा है कि व्हिच हाइपोथेसिस सजेस्ट दैट मॉडरेट लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस प्रमोट हायर स्पीसीज डायवर्सिटी। यदि किसी इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस मॉडरेट होता है तो वहां पर स्पीसीज सबसे ज्यादा ग्रो करते हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज की संख्या मिलेगी वहां पे। ये लो डिस्टर्बेंस में स्पीसीज कम मिलेंगी, हाई डिस्टर्बेंस में भी स्पीसीज कम मिलेंगी, जबकि मॉडरेट डिस्टर्बेंस होगा तो वहां पर स्पीसीज ज्यादा मिलेंगी। तो ऐसा कौन सा हाइपोथेसिस कहता है? तो 15 का हो जाएगा हम लोगों का बी, इंटरमीडिएट डिस्टर्बेंस हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। द ट्रांजिशन जोन या बाउंड्री एरिया where two distinct biological communities meet and integrate is known as, अभी बोला हमें इकोटोन, 16 का ए इकोटोन। अब मैं ये भी बोला हूं, जैसे घास के मैदान और जंगल के बीच में, मतलब फॉरेस्ट और ग्रासलैंड के बीच में भी होता है ये। मैं अभी बोला था रिवर, जहां पर नदी का पानी मिलता है, कहाँ पे? समुद्र में। तो यहाँ पर बीच में जो एरिया होता है उसको कहते हो आप इकोटोन। ये भी इकोटोन है, लेकिन उसको स्पेशल नाम से जानते हैं हम लोग, इस्चुरी। याद रखना, इस्चुरी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। स्पीसीज रिचनेस रिफर्स टू,
स्पीसीज रिचनेस मतलब क्या, किसी कम्युनिटी पे किसी जगह पे कितनी ज्यादा संख्या में प्रजातियां हैं, कितने प्रकार की वैरायटी हैं, वो स्पीसीज रिचनेस है। ठीक, तो 17 का क्या हो जाएगा, सी, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज प्रेजेंट इन अ कम्युनिटी। एक कम्युनिटी में 10 प्रकार की प्रजातियां, दूसरे कम्युनिटी में 20 प्रकार की प्रजातियां, तो 20 प्रकार में स्पीसीज रिचनेस सबसे ज्यादा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 18। इन ए फॉरेस्ट कम्युनिटी कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज एन एवोल्यूशनरी एडाप्टेशन दैट प्राइमरली फंक्शन टू रिड्यूस। अभी बोला था मैं कि यदि एक ही प्रकार का भोजन है और दो प्रजातियां स्पीसीज ए और स्पीसीज बी, इसमें से दोनों स्पीसीज इसी को खाते हैं, इस फूड को खाते हैं, एक ही फूड है, एक ही प्रकार का फूड, तो कंपटीशन होगा, और जब झगड़ा होगा तो बी चूंकि ताकतवर है मान लीजिए, तो ये अपना वर्चस्व जमाएगा और ए को यहां से भगा देगा। ठीक है, ए को भगा देगा। लेकिन यदि ए इस फूड को नहीं खाता है और वहीं पर रह के दूसरा फूड को टारगेट करता है, अपना खाना ही बदल दे, अगर यदि यदि ए स्पीसीज अपना खाना ही बदल दे तो क्या होगा, कभी ए और बी के बीच में कंपटीशन नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। स्पीसीज ए जो पहले इसी फूड को खाता था जिसको बी भी खाता है, यदि स्पीसीज ए अपना खाना ही बदल दे तो अपना पूरा कैरेक्टर को डिस्प्लेस कर दिया, सरका दिया, खिसका दिया, खाना को ही चेंज कर दिया, उसको बोलते हो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट में ऐसा स्पीसीज ए ने क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि वो बी के साथ झगड़ा करना नहीं चाहता था। ठीक, इसको बोलते हो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है इसमें बोलने पर, इसमें क्या होता है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाते हैं, दो अलग अलग प्रजातियों के बीच में कंपटीशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को कम करने के लिए, रिड्यूस लिखा है ना, कौन सा काम कम हो जाएगा बोल रहा है, तो अलग अलग प्रजातियों के बीच में लड़ाई झगड़ा कम हो जाएगा यदि अपना भोजन सेपरेट सेपरेट खा लें, अलग अलग खाना बना लें तो। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 19। तो सबसे पहले एक बार हम इसको सेव कर लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। मिमिक्री इन विच ए हार्मलेस स्पीसीज मॉर्फोलॉजिकली रिजेंबल ए पॉइजनस या डिसटेस्टफुल स्पीसीज टू अवॉइड प्रीडेटर इज कॉल्ड। क्या बोल रहा है कि यदि कोई एक हार्मलेस स्पीसीज, मतलब भोला भाला स्पीसीज, मतलब जिससे किसी को कोई खतरा नहीं, वैसा स्पीसीज यदि किसी खतरनाक स्पीसीज की कॉपी कर रहा है तो अपने आप को बचाने के लिए कर रहा है, अब उसको खाने वाले प्रेडेटर से बचने के लिए कर रहा है, अपने दुश्मनों से बचने के लिए कर रहा है, उनके शिकारियों से बचने के लिए कर रहा है। तो इस प्रकार का जो मिमिक्री है वो क्या कहलाता है, इस प्रकार का मिमिक्री क्या कहलाता है, बेट्सन मिमिक्री। ये देख लीजिए, ये बेट्सन मिमिक्री नीचे वाला देख लीजिए, ये नॉट द बैडेस्ट दे प्रिटेंड टू बी, ये खतरनाक नहीं होते हैं, ये अपने आप को बचाने के लिए खतरनाक स्पीसीज के जैसा बस कॉपी करते, नकल करते हैं। ठीक, जैसे बीच में दिख रहा है ये वेस्प है, ततैया है, ततैया जो बोलते हैं उनके जैसे दिख रहा है, देखिए। जबकि मुलेरियन मिमिक्री क्या होता है, मुलेरियन क्या होता है, ये पोइजनस होते हैं और फिर पोइजनस की तरह ही बिहेवियर करते हैं, वो मुलेरियन होता है। चलिए, किसी खतरनाक पोइजनस की तरह करते हैं ना। अगला क्वेश्चन नंबर 20, अकॉर्डिंग टू द आइलैंड बायोजियोग्राफी मॉडल बाय मैक आर्थर एंड विल्सन, इन्होंने दिया था रखना, स्पीसीज रिचनेस ऑन एन आइलैंड इज डिटरमाइंड बाय बैलेंस बिटवीन। ठीक, मान लीजिए कोई मेनलैंड है, मेनलैंड मतलब बड़ा सा एरिया है, यहाँ पर कोई एक आइलैंड है पानी के बीच में, समुद्र के बीच में, तो मान लीजिए यहाँ पर स्पीसीज को मेंटेन करना है इस आइलैंड में, तो किस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा, तो इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा कि इस आइलैंड में कितने लोग मेनलैंड से आ रहे हैं, तो यहाँ पर इमिग्रेशन देखा जाएगा, जितना आएंगे अगर ये जगह भर चुका है तो वहां से कमजोर मारे जाएंगे, ताकतवर वाले आएंगे तो कमजोर मारे जाएंगे। तो यहाँ पर क्या कहूंगा मैं कि इमिग्रेशन और एक्सटिंक्शन, इस दो चीज पे आइलैंड की
पॉपुलेशन चलती है। ठीक है, जितना ज्यादा इमिग्रेशन होगा वहां पे आएंगे, उतने कमजोर वाले जो मौजूद थे पहले से वो मारे जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से वहां पर बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि उस जगह की कैरिंग कैपेसिटी फिक्स है। मान लीजिए वहां पर 1 लाख लोग ही रह पाते हैं, तो 1 लाख से और ज्यादा आगे मान लीजिए 10,000 एक्स्ट्रा आ गए, तो पहले के 10,000 लोग मारे जाएंगे जो होंगे वहां पर। तो इमिग्रेशन एंड एक्सटिंक्शन, तो 20 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, अल्फा डायवर्सिटी रिफर्स टू डायवर्सिटी। देखिए भाई, ये क्या है? ये एक लैंडस्केप है, ये दूसरा लैंडस्केप है, दो लैंडस्केप है। इस लैंडस्केप में दो अलग अलग डायवर्सिटी है। पहला डायवर्सिटी ए देख लीजिए, ये वाला मैं अलग कलर से कर रहा हूं, देखिए डायवर्सिटी ए, ये डायवर्सिटी बी। समय से अगला जो लैंडस्केप है, एरिया है, डायवर्सिटी सी और डायवर्सिटी डी। 4 प्रकार की डायवर्सिटी है। तो मैं पहले लैंडस्केप की बात कर रहा हूं। पहले लैंडस्केप में जो हमारे पास एक एरिया है, साइट ए, वहां पर जितना भी लोग होंगे उसको मैं क्या बोलूंगा? अल्फा डायवर्सिटी। उसी लैंडस्केप में जो दूसरा एरिया है, इसको भी अल्फा डायवर्सिटी बोलूंगा। जब दोनों अल्फा डायवर्सिटी को मिला दूंगा, एक साथ बात करूंगा किसी एक लैंडस्केप में, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? बीटा डायवर्सिटी। अब पूरे लैंडस्केप की डायवर्सिटी की बात करूंगा तो उसको मैं बोलूंगा गामा डायवर्सिटी। तो किसी छोटे साइड की बात करूंगा तो अल्फा डायवर्सिटी। ऐसे छोटे छोटे साइज के जितना भी होंगे सभी अल्फा डायवर्सिटी है। सभी को मिला दोगे तो मतलब ये एक ही एरिया में जितना छोटे छोटे डायवर्सिटी होंगे सब मिला दोगे तो बीटा डायवर्सिटी, और जितना लैंडस्केप है सभी को मिला दोगे एक साथ तो गामा डायवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए भाई क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, विद इन अ स्पेसिफिक लोकल कम्युनिटी या हैबिटेट। किसी एक हैबिटेट या कम्युनिटी में जितने लोग होंगे वही अल्फा डायवर्सिटी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन exhibit the highest level of species diversity and endemism globally। ठीक, बोल रहा है कि which of the following region exhibit the highest level of species diversity। कहां पे सबसे ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगे? तो हमेशा याद रखना, आप एक चीज हमेशा याद रखना कि ये जो दिख रहा है ना हमारा अर्थ पृथ्वी, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक एरिया। इस इक्वेटर वाले एरिया में ट्रॉपिक रीजन है ये। ट्रॉपिक रीजन में क्या होता है कि पूरे साल भर में बहुत पानी गिरता है, बहुत लाइट भी पड़ता है। ज्यादा लाइट पड़ता है ज्यादा ज्यादा फोटोसिंथेसिस होंगे, ज्यादा पानी गिरता है तो पानी की कमी नहीं होगी। तो इस एरिया में ज्यादा लाइट और ज्यादा वाटर की वजह से यहाँ पर डायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हमको डायवर्सिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो इस एरिया में जो भी जंगल होगा, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहाँ पर है, तो इस एरिया में ज्यादा है, उस जगह पे सबसे ज्यादा स्पीसीज देखने को मिलेंगे। देख लीजिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 23, द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज फर्स्ट coined by नॉर्मन मेयर टू डिस्क्राइब एरियाज विथ। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को सबसे पहले किसने इस शब्द को दिया? तो नॉर्मन मेयर ने दिया। उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने क्या बोला था कि हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट मतलब वहां पर हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस मतलब सबसे ज्यादा स्पीसीज मिलेंगे, एंड सीवियर थ्रेट ऑफ हैबिटेट लॉस। और वो एरिया बहुत खतरे की स्थिति में होगा क्योंकि वहां पर वो एरिया खत्म होने की कगार पर होगा। तो नॉर्मन मेयर ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसको बोला? कि वह एरिया जहां पर स्पीसीज भी बहुत जाता है लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक स्थिति से गुजर रहा है, वो खत्म होने की कगार पर है, तो उसको क्या बोला उन्होंने? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो 23 का हमारा उत्तर हो जाएगा ए। 24 पे आते हैं, व्हिच इंडेक्स टेक्स इनटू अकाउंट बोथ स्पीसीज रिचनेस एंड स्पीसीज इवननेस टू कैलकुलेट कम्युनिटीज। ऐसा कौन सा इंडेक्स है जहां पर स्पीसीज रिचनेस और स्पीसीज इवननेस दोनों को कैलकुलेट किया जाता है? तो उसमें सेनन वेबर इंडेक्स में किया जाता है 24B में। बाकी सब क्यों है आप इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए एक बार मैं इसको सेव कर लेता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है हमको? एक मिनट, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है कि द लैटिट्यूडिनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी जनरली शोज दैट स्पीसीज रिचनेस। लैटिट्यूड मतलब आप ये समझना कि ये जो अर्थ है, इस अर्थ में आप पोल की तरफ बढ़ते जा रहे हो। ठीक, पोल की तरफ बढ़ते जाना लैटिट्यूड कहलाएगा। ये जैसे यहाँ इक्वेटर था बीच में, इधर बढ़ते जा रहे हो, इधर बढ़ते जा रहे हो पोल की तरफ। ये नॉर्थ पोल हो गया, इधर बढ़ोगे साउथ पोल हो गया। तो जब ट्रॉपिकल एरिया से, इस ट्रॉपिकल एरिया से चाहे आप नॉर्थ पोल की तरफ जाओ या चाहे साउथ पोल की तरफ जाओ, स्पीसीज क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे कम होते जाएंगे। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा वर्षा, सबसे ज्यादा तापमान तो ट्रॉपिक एरिया पे होता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्पीसीज होता है। उसके बाद चाहे नॉर्थ पोल जाओ या चाहे साउथ पोल जाओ, स्पीसीज की संख्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि दाना पानी खाना पानी वहां पर कम मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड द पोल। इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हो तो स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जाएगी, बायोडाइवर्सिटी कम होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। व्हाट इज बीटा डाइवर्सिटी ए मेजर ऑफ? बीटा डाइवर्सिटी किसको कहते हो जी? अभी बोला हूं मैं। ठीक, तो द रेट ऑफ चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन अक्रॉस डिफरेंट हैबिटेट। दो अलग अलग हैबिटेट हैं, दोनों हैबिटेट के बीच में कितना स्पीसीज चेंज हुआ? यहाँ पर 5 प्रकार की स्पीसीज है, यहाँ पर 10 प्रकार की स्पीसीज है, तो 10 और 5 10 और 15 25 प्रकार की स्पीसीज हो गए। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है? कितने स्पीसीज ऐसे हैं जो नए हैं, दोनों में कॉमन नहीं है? यहाँ 10 प्रकार की स्पीसीज थी, यहाँ 15 प्रकार की स्पीसीज थी। मैं बोला यहाँ जो 10 थे वो 10 तो यहाँ भी थे, लेकिन 5 एक्स्ट्रा थे, वही 5 स्पीसीज क्या है इसकी? बीटा डाइवर्सिटी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, 27 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप विद इन अ गिवन रीजन, स्पीसीज रिचनेस इंक्रीज with increasing explored area but only up to limit. This relationship is mathematically represent on a log scale as a। ये अलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट का कहना है कि जैसे जैसे एरिया बड़ा होते जाएगा, जैसे जैसे एरिया को बड़ा करते जाओगे, तो वहां पर कितना स्पीसीज पलने की ताकत बढ़ती जाएगी। एरिया अगर बड़ा होते जाएगा तो स्पीसीज के पलने की ताकत बढ़ती जाएगी, स्पीसीज वहां पर पल पाए वो क्षमता बढ़ते जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। छोटा एरिया बड़ा एरिया बड़ा एरिया करते जा रहा हूँ। देखो ये एरिया को मैं अगर बड़ा बड़ा करते जाऊं, तो वहां पर स्पीसीज की बात करूं मैं, स्पीसीज मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो ये ऐसे बढ़ते जाएगा ना, ये ऐसे। छोटे एरिया में एक स्पीसीज ग्रो करता था, बड़ी एरिया में 2 स्पीसीज, और बड़े में 3 स्पीसीज हो गए, और बड़े में 4 स्पीसीज, और बड़े में 5 स्पीसीज। तो जैसे जैसे एरिया बढ़ते जाएगा, स्पीसीज वहां पर ग्रो करेंगे, उसकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी। लीनियर चलेगा ये, ठीक, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा 27 का? सी। ठीक, हाइपरबोलिक कर्व क्या होता है भाई? हाइपरबोलिक कर्व दूसरा लिखा है यहाँ पर, पैराबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक कर्व मतलब क्या होता है? मैं यहाँ बना दे रहा हूँ, ये ऐसे बनाओगे, या तो ऐसे कर्व होगा या तो ऐसे कर्व होगा। सिगमोइडल मतलब क्या होता है? यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए ऐसे होता है। स्ट्रेट लाइन बना चुका हूँ इसको मैं। पैराबोलिक कर्व क्या होता है बोलने पर यहाँ बना दे रहा हूँ, देखिए पैराबोलिक कर्व कैसा होता है? ऐसे होता है। तो ये सब नहीं होंगे, हमारा स्ट्रेट लाइन चलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। अभी तक कहाँ थे? 27 थे। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is considered the most severe and direct cause of driving wild species toward extinction? The evil quartet। मतलब इसमें से कौन सा एक मुख्य कारण है जिसकी वजह से कोई स्पीसीज डायरेक्ट एग्जिट हो जा रहा है, मारा जा रहा है, एक्सटिंक्ट हो जा रहा है? तो सबसे मेन कारण जो है ना उसका, तो क्या है? बी, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। कि जो जंगली जानवर हैं, जंगल ही खत्म हो जा रहा है, जंगल को काट दिया जा रहा है, तो कहाँ जाएंगे वो? गांव में ग्रो नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए मारे जाएंगे वो। इसलिए हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन मतलब क्या है?
कि जंगलों के बीच से रोड गुजर रहे हैं तो जंगल दो भाग में फ्रेगमेंट हो गए, टूट गया, पूरे जंगल को उजाड़ दिए, ठीक है ना। इसको क्या कहते हो आप, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसकी वजह से बहुत सारे जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल मारे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्स सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर प्रिजर्विंग इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। एक्स सिटू मतलब ऑफ साइट, ऑफ साइट मतलब बाहर, उनके ओरिजिनल हैबिटेट से बाहर, इसको ऑफ साइट बोलते हैं। और इन सिटू मतलब ऑन साइट, जैसे नेशनल पार्क हो गया, ठीक, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब क्या है भाई, ये सब के सब इन सिटू कंजर्वेशन है। इन सिटू मतलब ऑन साइट, उसी जंगल को ही घेर देंगे हम चारों तरफ से, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान बनते हैं, अभ्यारण्य बनते हैं, हम बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं, ये सब नेचुरली उस जगह पे पाए जाते हैं, बस हम बाहर से घेर लेते हैं। जबकि सीड बैंक उनको उस जगह से निकाल के किसी और जगह पे डालेंगे, जैसे जूलॉजिकल पार्क हो गया, सीड बैंक हो गया। अभी जो सीड बैंक हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑप्शन, ठीक। उसके अलावा और भी मिलते हैं, बॉटनिकल गार्डन हो गया, आप घर में लेके लगा रहे हो उनको, जूलॉजिकल पार्क हो गया, शहर के अंदर पार्क बना रहे हो, ठीक। कुछ जैसे बिलासपुर में अगर रहते हो तो आप कानन पेंडारी देखे होंगे, ठीक है। तो ये सब क्या है, उनको ओरिजिनल जगह से निकाल के हम बाहर रख रहे हैं। जीन बैंक हो गया, क्रायो प्रिजर्वेशन तरीके से भी करते हैं, ठीक है। ये सब क्या हो गए, हमारे एक्स सीटू, हमारा एक्स सीटू हो गए, ओरिजिनल जगह से निकाल करके उनको बाहर रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द राइबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस proposed by Paul Ehrlich uses an analogy to explain the critical importance। पॉल एलिच के द्वारा जो राइबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दिया गया, उस हाइपोथेसिस में क्या कहा गया, तो इंडिविजुअल स्पीसीज इन मेंटेनिंग इकोसिस्टम स्टेबिलिटी। एक इंडिविजुअल स्पीसीज, कोई एक स्पीसीज किसी इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, अगर वो स्पीसीज गायब हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, राइबर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। एक इंडिविजुअल स्पीसीज ही पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को बना के रखता है, ठीक। तो 30 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 31 पे। द ओशियनिक जोन वेयर देयर इज सफिशिएंट सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस टू अकर इज नोन एज। समुद्र का वह कौन सा जोन है पानी का जहां पर बहुत ज्यादा सफिशिएंट लाइट मिलता है, सनलाइट, उसको फोटिक जोन बोलते हो या एपिपेलाजिक जोन बोलते हो। डायग्राम देख लीजिए, ये वो जोन है जहां पर सनलाइट बहुत ज्यादा मिलता है, इसको एपिपेलाजिक जोन के नाम से जानते हैं या फोटिक जोन कहते हैं। अगला, which of the following organism form the fundamental base of the marine food web producing the vast majority of the ocean oxygen। कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र में रह करके समुद्र की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, पूरा फूड वेब उसी के चलते चलता है, ठीक। तो कौन है वो, फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन ही तो है, एल्गी है इसका मतलब। ये बहुत ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेंगे और इसी एनर्जी को लेकर के बाकी ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे। फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन खाएगा, जू प्लैंक्टन को छोटे मछली खाएंगे, छोटे मछली को बड़े मछली खाएंगे, समझ रहे हो ना, पूरा समुद्र का इकोसिस्टम बनेगा। तो समुद्र में मैक्सिमम जो ऑक्सीजन प्रोडक्शन हो रहा है वो, और जो फूड बन रहा है वो सब किसकी वजह से, फाइटोप्लैंक्टन की वजह से। हाइड्रोथर्मल वेंट कम्युनिटीज इन द डीप ओशियन रिलाई ऑन व्हिच प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक। क्वेश्चन क्या बोला है कि हाइड्रोथर्मल वेंट कम्युनिटीज इन डीप ओशन रिलाई ऑन व्हिच प्राइमरी एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस इंस्टेड ऑफ फोटोसिंथेसिस। कि समुद्र के सबसे निचली सतह पर फोटोसिंथेसिस के अलावा ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, या पहले भी होती थी, पहले तो फोटोसिंथेसिस नहीं था तो पहले भी होती थी, तो ऐसा कौन सा प्रोसेस है, तो कौन सा प्रोसेस है बोलने पर 33 में हो जाएगा हम लोगों का केमोसिंथेसिस। सबसे पहले ये प्रोसेस हुआ था। और एक चीज बता दूं, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन में जीवन की उत्पत्ति हुई ऐसे माना जाता है।
ये ओरिजिन ऑफ लाइफ यहीं पर हुआ है। ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति समुद्र की निचली सतह पे डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन पे हुआ है। मैं कहता हूँ ये इस जोन पे हुआ है। और ये कितना बड़ा जोन है, जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए एक इंसान का साइज देखो ये, ठीक। अगर मैं बोलूं ये हाइट ऑफ माउंटेन फॉरेस्ट, माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है, चौड़ाई है, देखो ये इसके हिसाब से कितना बड़ा एरिया है ये डीप हाइड्रोथर्मल वेंट रीजन, है ना, बहुत बड़ा एरिया है, वहीं पर जीवन की उत्पत्ति हुई है, ऐसे माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। मेराइन ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट स्विम अगेंस्ट ओशन करेंट एंड इंस्टीड ड्रिफ्ट विद द वाटर मूवमेंट आर क्लासिफाइड एज। ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो समुद्र के पानी की धारा के विपरीत बह नहीं सकता, लेकिन पानी की धारा के साथ साथ बह सकता है, धारा उसको बहा के ले जाएगी साथ में, ठीक है। तो 34 का सी हो जाएगा, प्लैंकटन। जो फाइटोप्लैंक्टन वगैरह होती हैं, जो प्लैंकटन होती हैं, उन वो तैर नहीं पाते खुद, पानी की धारा के साथ, पानी की धारा जहां जाएगी वहां बहते बहते जाएंगे। अगर हम बात करें कि नेक्टन्स क्या होते हैं, चलिए हम कलर वाला पेन ले लेते हैं। नेक्टन क्या होते हैं, ये एक्टिवली मूव करते हैं, अपने हिसाब से मूव कर सकते हैं, गति कर सकते हैं, एक्टिवली मूवमेंट करते हैं। बेंथस क्या होते हैं, समुद्र की निचली सतह पे जो पाए जाते हैं, जो भी एनिमल, मछली वछली सब मिला के जो भी होते हैं, बेंथस जो पाए जाते हैं सब बेंथस कहलाते हैं। अगला न्यूस्टोन क्या होते हैं, न्यूस्टोन क्या होते हैं, देखिए समुद्र की ऊपरी सतह पर जो पाए जाते हैं, इधर पानी में छलांग मार के फिर पानी में आते हैं, हवा में भी थोड़ी देर अपना समय गुजारते हैं, पानी में आते हैं, वो क्या कहलाते हैं, न्यूस्टोन कहलाते हैं, ठीक। ये हो गया। लेकिन हमारा उत्तर क्या था कि कौन अपने अनुसार तैर नहीं सकता, पानी की धारा के साथ बहते रहता है, तो वो प्लैंकटन होते हैं। तो बाकी को मैं, हमारा उत्तर नहीं है, ये कर दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 35, कोरल bleaching is primarily triggered by prolonged increase in the sea surface temperature which causes coral to expel their symbiotic। भाई कोरल क्या होता है, कोरल वास्तव में क्या है, कोरल प्लस, कोरल क्या है, एक प्रकार का एनिमल, मेराइन एनिमल है ना, मेराइन एनिमल, सिलेंट्रेटा होते हैं, प्लस एक जूजेंथिली एल्गी होता है, जूजेंथिली फोटोसिंथेटिक एल्गी है, ये दोनों आपस में सिम्बायोसिस फॉर्म में रहते हैं। लेकिन क्या होता है, समुद्र की ऊपरी सतह में जब तापमान बढ़ने लगता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाती है, तो ये कोरल इस जूजेंथिली को छोड़ देता है, ये बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरल किसको छोड़ देता है, किसको बाहर निकाल देता है। तो 35 में क्या हो जाएगा उत्तर हम लोगों का, बी, जूजेंथिली। ये फोटोसिंथेटिक एल्गी है एक प्रकार का, फोटोसिंथेसिस, पूरे समुद्र का फोटोसिंथेसिस यही करता था, कोरल रीफ फॉर्म में मिलता है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें, व्हिच फेनोमेनन अकर व्हेन डीप न्यूट्रिएंट रिच एंड कोल्ड ओशियन वाटर राइज टू द सरफेस फ्यूलिंग मैसिव ब्लूम ऑफ मेरीन लाइफ। क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें, मैं इसको एक बार मिटा रहा हूं, है ना, ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें समुद्र के निचले के ठंडे पानी बाहर आते हैं और ऊपर के गर्म पानी नीचे जाते हैं, इस प्रकार से वाटर का सर्कुलेशन चलते रहता है। तो ऊपर आने वाला प्रोसेस पूछा है आपको, तो अप वेलिंग हो जाएगा उसका उत्तर, अप वेलिंग, कुआं का पानी ऊपर आ रहा है, समझ लीजिए ये डाउन वेलिंग मतलब नीचे जाता है बोल रहे हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट रिच एंड कोल्ड ओशन वाटर बोल रहे हैं, ठंडा वाला पानी राइज टू द सरफेस, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, जिसमें न्यूट्रिएंट भी भरा पड़ा है, ठंडा पानी है ना, वो नीचे से ऊपर आ रहा है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, अप वेलिंग कहते हैं। ऊपर से गर्म पानी जब नीचे जाता है तो डाउन वेलिंग कहलाता है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है भाई, यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि समुद्र में खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस जमा होते हैं, उसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। और ये हेलोक्लाइन स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जब वास्तव में समुद्र में साल्ट यानी कि नमक जमा होता है तो उसको हेलोक्लाइन स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। लेकिन हमारा प्रोसेस अभी टॉपिक क्या पूछा था, अप वेलिंग, ठीक। 36 का सी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं जी, इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड कैन नेवर
बी इन्वर्टेड। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की बात करें हम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कौन कौन आ जाएंगे भाई, देख लीजिए। सबसे पहला तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम। दूसरा हो जाएगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तीसरा हो जाएगा ट्री इकोसिस्टम। इन सभी में कौन सा एक इकोसिस्टम ऐसा है जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता, उल्टा नेवर बी इन्वर्टेड बोला है। कौन सा एक पिरामिड है जो ऐसे नहीं हो सकता कभी भी? तो हमेशा याद रखना, एनर्जी वाला कभी ऐसे नहीं, एनर्जी हमेशा ऐसे रहेगा, अपवर्ड, ऐसे सीधा स्ट्रेट, इन्वर्टेड नहीं हो सकता। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी किसी में भी, किसी भी इकोसिस्टम में बात कर लीजिए, वो हमेशा सीधा ही रहेगा। ठीक है, बाकी सब उल्टा पुल्टा कुछ कुछ जगह पे हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता, इसका याद रखना। एनर्जी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ जाता है ना, ज्यादा से कम की तरफ ऐसे ट्रांसफर होता है, लो ट्रैफिक लेवल से अपर अपेक्स टॉप ट्रैफिक लेवल तक ये ज्यादा से कम की तरफ जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, the rate at which radiant energy is captured and stored as organic matter by producer through photosynthesis before sub, before subtracting respiratory losses is called। कि कोई प्लांट है, मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट है, ये प्लांट अभी सनलाइट को लेकर के फोटोसिंथेसिस कर रहा है, अभी सनलाइट लेकर के फोटोसिंथेसिस कर रहा है। ठीक है, ये तो जितना एनर्जी बनाया उसने, जितना भी बनाया, मान लीजिए सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस किया, मान लीजिए 100 किलो कैलोरी एनर्जी बनाया है, जस्ट एग्जांपल के तौर पर। अभी केवल फोटोसिंथेसिस किया, इतना बना है, इसको मैं बोलूंगा ग्रास प्राइमरी प्रोडक्ट। ठीक, फिर रेस्पिरेशन में कुछ यूज कर लेगा इसमें से, मान लीजिए इसमें से 20 किलो कैलोरी किसमें यूज कर दिया, रेस्पिरेशन में यूज कर दिया। बचा कितना, जो बचा 80 किलो कैलोरी, और ये 80 किलो कैलोरी क्या है, नेट जो बचा खुचा एनर्जी है, नेट प्राइमरी प्रोडक्ट, एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये पूछा क्या, देखिए कि द रेट एट विच रेडिएंट एनर्जी इज कैप्चर्ड एंड स्टोर्ड ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब कोई ग्रीन प्लांट था, थ्रू फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, बिफोर सबट्रैक्टिंग रेस्पिरेटरी लूजेस, कि जब कोई पौधा फोटोसिंथेसिस करके जितना भी एनर्जी बनाता है, रेस्पिरेशन करने से पहले उसको क्या कहते हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं जी। द ब्रेकडाउन ऑफ detritus into small particle by detrivores like earthworm is a process is known as। क्या बोल रहा है कि जो सड़े गले जो पेड़ पौधे के जो पत्ते वत्ते होते हैं, जिसको डेट्रिटस बोलते हो, उनको कुछ डेट्रीवोरस, इनको खाने वाले जैसे केचुए हैं, उनको भोजन के रूप में लेते हैं और उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं, फ्रेगमेंटेशन करते हैं। तो प्रोसेस को क्या कहते हैं बोल रहे हैं, तो 39 का क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंटेशन। बड़े पत्तों को तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, which biogeochemical cycle is completely sedimentary and does not have a major gaseous phase in the atmosphere। ऐसा कौन सा यहाँ पर बायोजियोकेमिकल साइकिल है जो खासकर सेडिमेंट्री यानी कि चट्टानों के रूप में जमा होता है, गैस के रूप में बहुत कम पाया जाता है, तो कौन है, फास्फोरस, फास्फेट फॉर्म में जमा हो जाता है ना, समुद्र में ये चट्टान इसी फास्फेट के फॉर्म में पाई जाती है। बाकी कार्बन तो CO2 साइकिल में चलता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल में चलता है, वाटर में हाइड्रोजन साइकिल ऑक्सीजन साइकिल चलता है। ठीक है, तो 40 का क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। द फंक्शनल रोल, ट्रॉफिक पोजिशन एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ ए स्पीसीज विद इन इकोसिस्टम इज टर्म्ड एज। किसी भी इकोसिस्टम में कोई स्पीसीज है, उसका मेन काम क्या है, कौन सी जगह पे ट्रॉपिक लेवल पे अपना जगह बनाता है और उसका रिसोर्स किस प्रकार यूटिलाइज करता है, वास्तव में उसका रोल क्या है उस इकोसिस्टम में, दैट इज क्या बोला था मैं, इकोलॉजिकल नीश। जिस जगह पे रहता है उस जगह पे रहकर क्या काम करता है, उसको इकोलॉजिकल नीश कहते हो, याद रखना। बाकी हैबिटेट बता चुका हूँ, इकोटोन बता चुका हूँ, बायोम बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 42,
According to Lindman efficiency law of traffic transfer, what percentage of energy is typically transferred from one traffic level to the next higher traffic level? इसको समझने के लिए ये देखिए इनका कहना क्या है कि लिंडमैन ने क्या कहा कि जहां पर एनर्जी बना, मान लीजिए यहां पर 100 किलो कैलोरी बनता है, ठीक, तो इसका केवल 10% ही अगले ट्रॉफिक लेवल पे ट्रांसफर होगा उसको खाने वालों के ऊपर। जैसे जो ग्रासहॉपर है घास खाते हैं, जब घास खाएंगे तो इसका केवल 10% ही जाएगा, केवल 10%। 10% कितना होगा? 10 किलो कैलोरी। ग्रासहॉपर को जब फ्रॉग खाएगा तो उसका केवल 10% ट्रांसफर होगा। 10 का 10% कितना होगा? 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी, ठीक। जब मेंढक को कोई सांप खाएगा, मान लीजिए इसका 10% ट्रांसफर होगा, तो 1 का 10% 0.1 किलो कैलोरी। फिर सांप से जब किसी बाज में या किसी पीकॉक में ट्रांसफर होगा, फिर 10%, तो 0.01 किलो कैलोरी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कहां मिलेगा आपको? प्रोड्यूसर में। ये तो प्रोड्यूसर है ना, बाकी सब तो कंज्यूमर है। चलिए, तो कितना परसेंट यहां पर ट्रांसफर होता है बोल रहे हैं लिंडमैन के अनुसार? 42 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, 10% ट्रांसफर होता है हमेशा। क्यों होता है इसको जानने के लिए आपको क्लास करना पड़ेगा। एक चीज मैं बता दूं आपको कि जब कोई एनिमल समुद्र में, जैसे मान लीजिए ये मछली दिख रही है आपको, पहली वाली डायग्राम देखिए, समुद्र में है, ये छोटी थी, तो समुद्र में मान लीजिए मरकरी था, मरकरी को उसने पानी में पी लिया, उसके बॉडी में जाकर मरकरी जमा हो गया, धीरे धीरे बड़ा हो गया ये, और मरकरी ले रहा है और जमा होते जा रहा है, वही फिर धीरे धीरे और बड़ा होते जा रहा है, देखिए, और ले रहा है और जमा हो रहा है, बहुत बड़ा हो गया तो बहुत ज्यादा जमा कर चुका, तब तक बचपन से जमा करते आ रहा है, बुढ़ापा आ गया उसका। तो जब कोई एक ही एनिमल किसी टॉक्सिक केमिकल को अपने बॉडी में जमा करने लगता है तो उसको बोलते हो बायो एक्यूमुलेशन। किसी एक ही इंडिविजुअल की बॉडी में वो जमा होगा। जबकि बायो मैग्निफिकेशन किया है, देख लीजिए, ये मान लीजिए कोई जू प्लैंकटन थे, जू प्लैंकटन थे, ये मरकरी को, पानी को पिया था तो मरकरी इसके बॉडी में आया था मान लीजिए, ठीक। अब इसको खा दिया किसी स्मॉल फिश ने, तो स्मॉल फिश के बॉडी में मरकरी आके देख लीजिए आप। उसको खा दिया किसी लार्ज फिश ने, उसके बॉडी में आके देख लीजिए मरकरी, जो लाल दिख रहा है ना वही मरकरी मान लीजिए। अब इसको मान लीजिए व्हेल खा दिया इसको, तो व्हेल के बॉडी में आके मान लीजिए। तो यहां पर यह हायर ट्रॉफिक लेवल में, हायर ट्रॉफिक लेवल में सबसे ज्यादा मरकरी जमा होगा। तो जब ट्रॉफिक लेवल में यह टॉक्सिन ट्रांसफर होते जाता है भोजन के माध्यम से, तो सबसे शुरू में कम जमा होगा, सबसे आखिरी में आखिरी ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ज्यादा जमा होगा। इसको बोलते हैं बायो मैग्निफिकेशन। यहाँ पर धीरे धीरे मैग्नीफाई होता जा रहा है। जबकि बायो एक्यूमुलेशन एक ही इंडिविजुअल अपने बॉडी में जब जमा करता है तो उसको क्या कहते हो? बायो एक्यूमुलेशन। और जब ट्रॉफिक लेवल से ट्रांसफर होकर जाता है उसको बायो मैग्निफिकेशन। तो अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, चलिए। क्वेश्चन नंबर 43, द फिनोमिनन वेयर सर्टेन नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट लाइक डीडीटी या मरकरी, ये डीडीटी या मरकरी जो है नॉन पोल्यूटेंट, मतलब नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट है, इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन एट हायर ट्रॉफिक लेवल ऑफ ए फूड चेन इज नोन एज। किसी फूड चेन में हायर ट्रॉफिक लेवल में जब जमा होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं उसको? बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म ही अपने में लेके जमा करता है केवल, तो उसको बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, अपने आप में एक्यूमुलेट करता बस। क्वेश्चन नंबर 44, सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट आर नॉट एमिटेड डायरेक्टली इनटू द एटमोस्फियर। कभी भी सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट डायरेक्ट इन्वायरमेंट में नहीं आता है, बट फॉर्म थ्रू केमिकल रिएक्शन बिटवीन प्राइमरी पोल्यूटेंट। जबकि प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट आपस में रिएक्शन करके सेकेंडरी को बनाते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? इनमें से कौन सा सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है? यहाँ देख लीजिए, प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट, यहाँ पर सेकेंडरी। प्राइमरी जो है डायरेक्ट आते हैं इन्वायरमेंट में, सेकेंडरी डायरेक्ट नहीं आते। प्राइमरी आपस में रिएक्शन करते हैं तब सेकेंडरी बनता है। बाकी सब पढ़ लेना। ये देख लीजिए, ये प्राइमरी वाले सब हैं और ये सेकेंडरी वाले सब हैं। देख लीजिए यहाँ पर, ये पीएम, पीएम का मतलब क्या यहाँ पर लिखा है, देख लीजिए यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर, ठीक, और कार्बन मोनोऑक्साइड,
ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और VOCs, ठीक, एंड हैवी मेटल्स, ये सब प्राइमरी हैं। अगला O3, पैन का पूरा नाम पैरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, एसिड रेन एंड एनरिचमेंट कंपाउंड्स, SPM मतलब सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये सब आप याद कर लेना आप लोग। तो इनमें से कौन है जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? कौन है सेकेंडरी पोल्यूटेंट? उनमें से O3, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड प्राइमरी है, सल्फर डाइऑक्साइड प्राइमरी है, ये पार्टिकुलेट मैटर प्राइमरी है, तो बच गया कौन? क्वेश्चन नंबर 44 का उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी, ओजोन, ग्राउंड लेवल ओजोन। ठीक, अगला मिनीमाता डिजीज, ए सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम। जब किसी को मिनीमाता डिजीज होता है ना, वो नर्व हमारे डैमेज हो जाते हैं, कैरेक्टराइज्ड बाय पेरिफेरल लॉस ऑफ विजन, ठीक है ना, हम देख नहीं पाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, एंड मसल वीकनेस, मसल कमजोर हो जाते हैं, वह हिस्टेरिकली कॉज्ड बाय वाटर पोल्यूशन इन्वॉल्विंग, जब जल प्रदूषण होता है तो उसमें पानी में क्या रहता है ऐसे जिसकी वजह से मिनीमाता डिजीज होता है। तो 45 का उत्तर हो जाएगा हम लोगों का डी। ठीक, 45 का डी, मेथिल मरकरी। ठीक, तो अब एक चीज देख लीजिए, बाकी जो दिया गया है बाकी से क्या क्या होता है। पहला कैडमियम, कैडमियम से कौन सा डिजीज होता है? इटाई इटाई डिजीज, इसको याद रखना, इटाई इटाई डिजीज। लेड से प्लम्बिज्म डिजीज, अगर लेड पोल्यूशन होता है तो ये होता है। आर्सेनिक से आर्सेनियोसिस, मैं यहां पर आर्सेनिक का यहां लिख दे रहा हूं, है ना, आर्सेनियोसिस। और आर्सेनियोसिस दो प्रकार का कॉज करता है, पहला तो स्किन, स्किन को डैमेज करता है, स्किन डिजीज हो जाता है इससे, और दूसरा ब्लैक फूट डिजीज, ब्लैक फूट डिजीज, ब्लैक फूट में हमारे पैर में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो काले काले पड़ जाते हैं, उसको वेस्कुलर गैंग्रीन कहते हैं, उसको वेस्कुलर गैंग्रीन। स्किन डिजीज में हाइपर केरेटोसिस और मिलेनोसिस, हाइपर केरेटोसिस, हाइपर केरेटोसिस, और दूसरा मिलेनोसिस, ये डिजीज होते हैं। याद करना नहीं करना तो आपका काम है, मेरा काम बताना था। ठीक है, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा जी? मिनीमाता डिजीज किसकी वजह से? मेथिल मरकरी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 46, व्हिच एटमॉस्फेरिक गैस इज द प्राइमरी कंट्रीब्यूटर टू ओशन एसिडिफिकेशन एज इट डिजॉल्व इनटू सी वाटर टू फॉर्म कार्बनिक एसिड? कौन सा ऐसा गैस है जो समुद्र के पानी में मिलता है तो कार्बनिक एसिड बनाता है? ठीक है, तो 46 का उत्तर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखना है इसको। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 47, इन ए ग्रेजिंग फूड चेन व्हिच ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज contain the largest amount of available energy? ठीक, in a grazing food chain which trophic level always contain the largest amount of available energy? ग्रेजिंग फूड चेन की अगर बात करें, ऊपर वाला ग्रेजिंग फूड चेन है जहां पर ग्रासेस आती है ना, ग्रेजिंग फूड चेन, ग्रेजिंग फूड चेन में कौन सा ट्रॉफिक लेवल है जहां पर सबसे ज्यादा एनर्जी, अवेलेबल एनर्जी मिलेगा आपको? तो प्रोड्यूसर में मिलेगा शुरू में, क्योंकि यही बनाता है, बाकी जगह तो केवल 10% ट्रांसफर होता है, 10% का 10% जाते जाएगा आगे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? 47 का सी, प्रोड्यूसर लेवल पे सबसे ज्यादा रहेगा एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 48, ए फूड वेब इज जनरली कंसिडर्ड ए मोर रियलिस्टिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इकोसिस्टम देन ए फूड चेन। फूड चेन तो एक लाइन में चलता है भाई, केवल एक दिशा में बताते हो। फूड वेब जो होता है वास्तव में कौन किसको खा रहा है, देख लीजिए, ये नीचे एक फूड वेब का डायग्राम मैं ले लिया हूं। फूड वेब, फूड वेब वास्तव में किसी इकोसिस्टम में कौन किसको खाता है वो चीज बताता है। जैसे यहाँ पर एल्गी दिख रहा है, एल्गी को प्रॉन भी खा रहा है, ग्राफ फिश भी खा रहे हैं, ये क्राफ फिश भी खा रहे हैं, ये स्लज भी खा रहे हैं, ये पोन्ड फ्राई भी खा रहे हैं, समझ रहे हो ना? मतलब ये कौन किसको खा रहा है डायग्राम में आपको दिख रहा है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए इस कार्प की बात करूं, इस कार्प किसको किसको खा रहा है? देखिए, एल्गी को भी खा रहा है और ये वाटर वीट को भी खा रहा है।
और कार्प को कौन खा रहा है? ये ट्रॉट फिश भी खा रहा है, ये किंग फिशर भी खा रहा है, और भी बड़ी मछलियां होंगी तो वो खाएंगी, क्रोकोडाइल होगा, मगरमच्छ वो भी खा लेगा। समझ रहे हो ना? तो फूड वेब में एक चीज तो इतना है कि आप कई प्रकार के भोजन को खा सकते हो, और आपको भी कई सारे प्रकार के एनिमल आपका अपना भोजन बना सकते हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, फूड वेब जब चलेगी तो आप अलग अलग विभिन्न प्रकार के भोजन को खा भी सकते हैं, और आप दूसरों के कई प्रकार के लिए अलग अलग प्रकार के भोजन बन भी सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए। तो ये रियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी इकोसिस्टम का। तो 48 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? बी, मोस्ट ऑर्गेनिज्म फीड ऑन एंड आर फेड अपॉन बाई मोर देन वन स्पीसीज, कि आप बहुत सारे प्रजातियों को खा सकते हो और बहुत सारे प्रजातियों के लिए खाना बन सकते हो। ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। ऑर्गेनिज्म दैट इनिशिएट द डेट्राइटस फूड चेन बाय फीडिंग ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड ब्रेकिंग इट डाउन फिजिकली आर क्लासिफाइड एज, कि वे ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ तोड़ करके ब्रेक डाउन करते हैं, छोटे बनाते हैं, उनको क्या कहते हो आप? डेट्रीवोर्स, जैसे केचुआ वगैरह हो गए। तो 49 का सी है, केचुआ आती है इसमें, याद रखना। अगर फूड चेन की बात करें तो देखिए, पहला ग्रेजिंग फूड चेन जो घास से शुरू होती है, डेटाइटस फूड चेन जो सड़े गले पदार्थों से शुरू होती है, ठीक है, जैसे अर्थवाम इसको खाता है, देख लीजिए। पैरासाइटिक फूड चेन, किसी ट्री के ऊपर में देखते हैं कोई पैरासाइट लगा हुआ है, तो वहां पर ट्री के ऊपर में पहले तो देख लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर है, पेड़ पौधे को खाने वाला। जैसे हमारे पास चिड़िया है, चिड़िया के शरीर में उसके जू पाए जाते हैं, लाइस, ये पैरासाइटिक फूड चेन है। पैरासाइट के ऊपर में फिर पैरासाइट होते हैं, उसको हाइपर पैरासाइट कहते हैं हम इसको। ठीक है, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। इफ ए टॉक्सिक केमिकल इज इंट्रोड्यूस इनटू ए फूड वेब, किसी फूड वेब में, किसी इकोसिस्टम में हमने टॉक्सिक केमिकल डाल दिया, which group of organism will typically experience the highest concentration of toxin due to biomagnification? बायोमैग्निफिकेशन की वजह से कौन से ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा टॉक्सिक जमा होगा? मैग्निफिकेशन बोल रहा हूँ, डायग्राम दिखा रहा हूँ, देखिए ये नीचे वाला। तो कहां पे होगा? सबसे टॉप कंज्यूमर पे, अपेक्स कंज्यूमर पे, या आखिरी ट्रॉफिक लेवल वाले पर? ठीक है, ये क्योंकि ये ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होते जाता है, तो मैग्नीफाई होते जाएगा। तो 50 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी, टर्सरी या एपेक्स कंज्यूमर, क्योंकि प्रोड्यूसर तो शुरू वाले थे, इनमें नहीं होगा। इनको खाने वाले प्राइमरी थे, तो भोजन यहाँ से ट्रांसफर हुआ यहाँ, यहाँ से ट्रांसफर हुआ यहाँ, यहाँ से ट्रांसफर हुआ यहाँ, तो सबसे आखिर में यहाँ पे सब टॉक्सिन जमा होगा ना, उसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बाकी टेस्ट की तरह आप अपना टेस्ट को चेक करें, और कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हाँ जरूर लिखें। ऐसे हमारे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे लिखेंगे आप। हमेशा बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा प्रश्न बनाएं। 50 प्रश्न पूरा हो गया, मान लीजिए इनकरेक्ट 5 होता है तो 5 लिख दीजिए, करेक्ट 45 होता है तो 45 लिख दीजिए, और अपना नाम लिख के भेज दीजिए, ताकि मैं आपका लेवल पता कर पाऊँ कि आपका जो लेवल अभी है किस लेवल पे है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। हमारा वीडियो कैसा लगा बच्चों, आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। और अगर वास्तव में आपको इस वीडियो से फायदा हो रहा है, हमारे वीडियो से फायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, नहीं किए हैं तो, और शेयर कर दें अपने दोस्तों के बीच में, ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहेगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहला वीडियो मिला है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएं, चैनल को विजिट करें और प्लेलिस्ट में जाएं, प्लेलिस्ट में देखें, एक फोल्डर होगा, उसका नाम है CG सेट 2026 लाइफ साइंस। वहां पर आपको बाकी के पिछले 9 टेस्ट और 2 सरप्राइज टेस्ट भी लिए गए हैं, कुल मिला के 11 टेस्ट वहां पर और आपको मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं आपको पूरा समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ऐसे किसी टेस्ट की डिस्कशन में, तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।